चलिए भाई आओ जरा इधर। बायोमोलिक्यूल में फटाफट फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, फिर सवाल कर लेंगे, है ना। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं भैया? हाइड्रेट्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये आप जानते हैं। जनरल फॉर्मूला CHH2O होता है। और काफी मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें फिट होता है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिसमें फिट नहीं होता, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, ठीक। और कई सारे ऐसे भी बायोमोलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, जो इस फॉर्मूले से बिलोंग नहीं करते फिर भी होता है, जैसे रेमनोज। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखें तो अगर हम आज की मॉडर्न डेफिनेशन देखें तो उसमें ऐसा बोला गया कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन जो हो गया, उनके हाइड्रोलिसिस से ऐसे यूनिट मिले, है ना, या फिर ये स्वयं ऐसे हो, मतलब जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसे यूनिट देते हैं। और कुछ कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट होते हैं टेस्ट में, उनको अपन शुगर बोलते हैं। कुछ कॉमन शुगर हैं जो अपने घरों में यूज होती है, सुक्रोज हो गया, और जो मिल्क में प्रेजेंट होती है वो लैक्टोज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन करें तो बेस्ड ऑन हाइड्रोलिसिस, मोनोसैकेराइड क्या होता है? जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ठीक, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है? 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड की यूनिट मिलती है। 2 मिलती हैं तो डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये याद रखना आपको नाम, है ना। ट्राइसैकेराइड में रेफिनोज हो गया। और पॉलीसैकेराइड में बहुत सारी यूनिट्स मिलती हैं, और ये नॉन शुगर्स भी होते हैं। ये टेस्ट में हम बोलते हैं कि भाई स्वीट नहीं है ये, है ना, नॉट स्वीट इन टेस्ट, इसलिए नॉन शुगर बोलते हैं। ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, स्टार्च, गम्स वगैरह हो गए। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बेसिस पर क्लासिफाई करें। टॉलरेंस, फेहलिंग और बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट आपके लिए यहां पर नया दिख रहा है, यहां पर सोडियम सिट्रेट सॉल्ट होता है ना। जैसे फेहलिंग में नाक्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यहां पर सोडियम सिट्रेट होता है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये तो रिड्यूसिंग शुगर होते ही हैं। डाइसैकेराइड में माल्टोज और लैक्टोज होता है, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इसमें सुक्रोज, ध्यान रखना, सीधे सवाल आ सकता है कि कौन सी शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, तो ये आपका सुक्रोज होगा, ध्यान रखिएगा। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्लासिफाई करूं तो 3 वाले को ट्रायोस बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो एल्डो ट्रायोस, फिर एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस। और कीटोन वालों को कीटो ट्रायोस, टेट्रोस, कीटो पेंटोस और कीटो हेक्सोस बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन और उसके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो, C12H22O11, इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं तो ये बनाता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक यूनिट होती है ग्लूकोज, एक यूनिट होती है फ्रक्टोज, ये लेवोरोटेटरी, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये डेक्स्ट्रो, है ना। और यहां एंजाइम यूज करते हैं इन्वर्टेज, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं। ओवरऑल इसका रोटेशन जो है वो नेगेटिव निकल के आता है, इसलिए इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्च से भी बना सकते हो, C6H10O5। ठीक है, होल एन ये स्टार्च होता है, इसमें एन मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोलाइज करवा दो आप तो ये बना लेगा एन मॉलिक्यूल C6H12O6 के, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की ये 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लें तो ग्लूकोज को अपन डेक्स्ट्रोज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। एल्डो हेक्सोस भी इसका नाम है। ठीक है, C6H12O6 फॉर्मूला, और ये इसका फिशर प्रोजेक्शन है। नंबर ऑफ कायरल कार्बन यहां पर 4 होते हैं, कौन कौन से? 1, 2, 3 और 4। नीचे से पढ़ेंगे तो HOH, HOH, OHH और HOH, ये होता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो CHO पर HCN की रिएक्शन होगी, CHO मॉलिक्यूल पर, तो ये बनाएगा CHOH और यहां CN। ठीक है, क्योंकि ये माइनस प्लस में टूटेगा, ये प्लस माइनस में, और बाकी कहानी सेम होगी नीचे तक। तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, और ये कार्बन कायरल हो जाएगा इसका। तो टोटल कायरल कार्बन अब तुम्हारे 5 हो जाएंगे, पहले 4 थे ग्लूकोज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HI रेड फास्फोरस में क्या होगा? सब के सब रिड्यूस हो जाएंगे और ये सारा बना लेंगे एन हेक्सेन, 2 2 4 2 6। ये सारे के सारे H में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये CHO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, एन हेक्सेन बन जाएगा HI रेड फास्फोरस में। NH2H में क्या होगा? ग्लूकोज का ऑक्साइन बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर पानी रिमूव कर देंगे, वाटर निकाल देंगे, तो बेटे ऐसा आ जाएगा। नीचे की कहानी सेम है, 4 कायरल आएंगे इसमें। ठीक है, नीचे की कहानी पूरी सेम है। अगला देखें जरा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ देखें तो मैं इसको कलेक्टिवली ऐसे लिखूंगा
इसकी रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से होगी तो CH3CO OCO CH3, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अब यहां जहां जहां OH ग्रुप है वो प्लस माइनस में तोड़ लो, और रिएक्शन भारी मात्रा में होती है, एक्सेस में होती है। तो मैं इसको कलेक्टिवली ऐसा लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं इसको CHOAC लिख सकता हूं होल 4 और CH2OAC, यानी कि ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट बन जाएगा। 4 तो बीच वाले OH रिएक्ट करेंगे, एक लास्ट वाला भी करेगा बेटा, ठीक है, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन जाएगा। ब्रोमीन वाटर में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये CHO ऑक्सीडाइज हो जाएगा COH में, इसको अपन बोलेंगे ग्लूकोनिक एसिड, है ना, ग्लूकोनिक एसिड इसका नाम है, या एल्डोनिक एसिड भी तुम बोल सकते हो। HNO3 में ये वाला और ये वाला दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये ऊपर COH और नीचे COH आ जाएगा, इसका नाम ग्लूकैरिक या सैकरिक एसिड है, ग्लूकैरिक या फिर सैकरिक एसिड इसका नाम है, ठीक है, दोनों जगह होता है ऑक्सीडाइज। ओसाजोन में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 3 मोल लगते हैं, किसके, PHNH के। तो पता क्या होता है, पहला मोल ये O और ये 2H उड़ा देगा, तो CH डबल बॉन्ड N NHPH बना लेगा, ठीक। दूसरा मोल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O बनाएगा, फिर वो फर्दर रिएक्ट करके NNHPH बनाएगा, यानी कि 3 मोल यहां पर यूज हो रहे हैं ओवरऑल, तो इसको ग्लूकोसाजोन बोलते हैं। अब ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो चाहे तुम्हारा मनोज हो, मनोज में क्या होता है, ये वाला कार्बन OH लेफ्ट और H राइट हो जाता है इस पर, ठीक है, सारे सेम ओसाजोन देते हैं क्योंकि ऊपर के 3 कार्बन पे ही रिएक्शन इसकी हुआ करती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी रिएक्शन है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है, जैसे NaHSO3 के साथ कोई रिएक्शन नहीं, यानी कि CHO ग्रुप नहीं होगा, सिप्स टेस्ट नहीं देता, यानी कि CHO ग्रुप नहीं होगा, 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है, और पेंटा एसीटेट NH2H के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये सारे एविडेंस है किसके लिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर के सपोर्ट में। ग्लूकोज 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ओपन है ना, जिसको फिशर प्रोजेक्शन बोलते हैं, ओपन फॉर्म होता है, ठीक, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। और अल्फा से बीटा कन्वर्जन की अगर हम बात करें, जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ना, साइक्लिक से ओपन होता है, ओपन से बीटा बनता है, इस रोटेशन को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो कन्वर्जन ऑफ अल्फा इंटू बीटा आइसोमर, उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें, म्यूटा रोटेशन आपका ये लिखा हुआ है ना, उसकी डेफिनेशन जो भी मैंने बताया, जैसे ग्लूकोज का नेट रोटेशन होता है 52.4, अल्फा बीटा को डाइस्टोमर या एनोमर बोलते हैं, एल ग्लूकोज डी का मिरर इमेज होता है ना। अभी मैं इसका साइक्लिक भी बना रहा हूं, पहले मैं डी और एल बता देता हूं, इसका मिरर इमेज बना लो आप, ठीक है, HOH HOH OHH और HOH, इसका मिरर इमेज बना लोगे तो डी का मिरर इमेज जो है वो हो जाएगा आपका एल आइसोमर, ठीक है, इसका मिरर इमेज तो बना ही लोगे आप। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब मैं आपको बता रहा हूं इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, जो अल्फा बीटा भी बोल रहा है। देखो ग्लूकोज है ऐसा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, HOH देखो होगा क्या, यहां पर ये टूटेगा यहां से माइनस प्लस में, ये प्लस ये माइनस में, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो आपके ये पायरनोस फॉर्म बनाएंगे, पायरन से डिराइव हुआ है, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा। अब ध्यान देना, यहां पर अगर पहले कार्बन पर H ऊपर और OH नीचे है तो ये अल्फा फॉर्म होता है। बाकी सारी कहानी सेम है, लेफ्ट वाला ऊपर कर दो, राइट वाला नीचे कर दो, ठीक है, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, लेफ्ट वाला ऊपर, राइट वाला नीचे, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट है वो ऊपर और राइट वाला नीचे, ये अल्फा फॉर्म है। अगर मुझे इसी का बीटा फॉर्म बनाना हुआ तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सारी कहानी सेम है, एक चेंज कर दूंगा, कहां पर, इधर, अल्फा की जगह मैं बीटा कैसे कर दूंगा, ध्यान से देखना, बस पहले वाली कार्बन पे OH ऊपर H नीचे, ये बीटा फॉर्म हो गया, और अल्फा बीटा आपस में क्या होंगे, एनोमर्स होंगे या डाइस्ट्रीमर होंगे। तो मैं इसको बोलूंगा अल्फा डी, डी मतलब डी फैमिली से आया, कहां से, OH राइट साइड है तो डी फैमिली आ गई, प्लस क्यों है, क्योंकि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ग्लूको पायरनोस, पायरन डेरिवेटिव है ये, है ना, 6 की रिंग 5 कार्बनिक ऑक्सीजन पायरन से आती है, ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो यह बीटा डी प्लस ग्लूको पायरनोस,
ठीक है, ये कहानी है बेटा। डीएनपी टेस्ट आपका वही है 2,4-DNPH टेस्ट वाला, जो मैंने टेबल बनाई थी ना उसमें लिखा हुआ है NH2NH बेंजीन रिंग 2 पे 4 पे NO2 लगा था, ठीक है। और इसको हम बोलेंगे अल्फा एंड बीटा आर, कौन सा एनोमर है? C1 एनोमर। क्या है ये? C1 एनोमर। अगर मैं फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो फ्रक्टोज का पहले फिशर प्रोजेक्शन देख लो, ऐसा होता है ये C डबल बॉन्ड हो, और यहां 3 कायरल कार्बन होते हैं फिशर में फ्रक्टोज के, HOH, HOH, यहां OHH, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको तोड़ा, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, क्रॉस में जोड़ देंगे, ठीक है। तो मेरे को कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना। अब अगर मैं ऊपर CH2OH करता हूं और इधर OH करता हूं, ये सेकंड कार्बन है, ठीक है, तो ये अल्फा फॉर्म कहलाएगा। बाकी सारी कहानी सेम है, वही लेफ्ट साइड OH है तो ऊपर, राइट साइड नीचे, फिर HOH, और मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा है वो ऊपर कर लो। ये अल्फा डी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ना, OH राइट साइड है, माइनस क्योंकि फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोफ्यूरिनोज, फ्रक्टोफ्यूरिनोज। और इसी में ही मैं ऐसा कर दूं, OH ऊपर कर दूं और CH2OH नीचे कर दूं, तो ये बीटा फॉर्म बन जाएगा, है ना। और मैं बोलूंगा बाकी सारी कहानी से मैं, अल्फा बीटा क्या है? C2 एनोमर है। देखो एनोमर मतलब क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड का आपस का रिलेशन, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड का आपस का रिलेशन, इसलिए इसको C2 एनोमर बोला जा रहा है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है इसको? C2 एनोमर बोला जा रहा है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं अपन, फिर डाइसैकेराइड देख लेंगे। ग्लूकोज फ्रक्टोज कैन बी डिस्टिंग्विश बाय ब्रोमीन वाटर, नॉट बाय टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट। देखो टॉलेंस फेलिंग और बेनेडिक्ट ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में इंटर कन्वर्ट कर देते बेसिक मीडियम टॉटोमेरिज्म के थ्रू, लेकिन ब्रोमीन वाटर वाला जो है वो CHO ग्रुप को COH में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज को आप ब्रोमीन वाटर से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ग्लूकोज फ्रक्टोज मनोज गिव सेम ओसाजोन, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 कार्बन पे रिएक्शन होनी है। ओसाजोन जो है वो स्टेबल होता है, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ। ग्लूकोज फ्रक्टोज इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से, जाइमेज एंजाइम यूज करते हैं, ध्यान रखना, है ना, जाइमेज एंजाइम को यूज किया जाता है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में आपस में पानी निकाल दोगे तो बीच में C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ध्यान रखना। C1C2 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आती है, C1C2 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आती है, ध्यान रखने वाली बात है। माल्टोज में 2 अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, यहां पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक आती है। पानी निकालना है, 2 मॉलिक्यूल रख दो अल्फा डी ग्लूकोज के, पानी निकाल दो, तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जरूर ध्यान रखना, आपसे पूछी जा सकती है। लैक्टोज में बात करें तो गैलेक्टोज होता है, नाम में लिखा ना लैक्टोज गैलेक्टोज। तो बीटा डी गैलेक्टोज कैसे बनाओगे? देखो 4th कार्बन पे ग्लूकोज में H ऊपर OH नीचे होता है, यहां पर OH ऊपर H नीचे होता है, ठीक है। तो ये बीटा डी गैलेक्टोज हो गया, ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया, पानी निकाल देंगे, खेल हो जाएगा, है ना। मतलब C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है यहां पर। अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज लीनियर पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का, और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच पॉलीमर है, ठीक है। तो अमाइलोज में C1C4 हर जगह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है, जिसको हम अल्फा लिंक बोलते हैं। सुक्रोज में अमाइलोज में अल्फा लिंक होते हैं, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है, ठीक है। अमाइलोज नाम है इसका। अमाइलोपेक्टिन की अगर मैं बात करूं तो बस होना क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमर यहां लिखे हुए हैं, उनमें से पानी निकाला, पॉलीमर बन गया, नीचे बहुत सारे मोनोमर लिख के पानी निकाल दिया, C1C4 पे पॉलीमर बन गया। दोनों चेन को आपस में C1C6 पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना दो, उसको भी अपन अल्फा लिंक बोलते हैं, ठीक है। तो C6 पर ब्रांच आ जाती है, ठीक है, C6 पर ब्रांच आ जाती है। अमाइलोज की बात करें तो ये लीनियर पॉलीमर होता है, ये ब्रांच होता है अमाइलोपेक्टिन। ये 15 से 20% स्टार्च का कंपोनेंट अमाइलोज के फॉर्म में होता है, 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। ये वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग, है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज C1C4 पे होती है, और यहां C1C4 पे तो होती है, साथ में C6 पर ब्रांच भी होती है, ठीक है, C6 पर ब्रांच भी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं सेल्यूलोज की बातें, है ना, अगर मैं आपसे सेल्यूलोज की बात पूछूं तो यहां बीटा डी ग्लूकोज के बहुत सारे मोनोमर रख के पानी निकालोगे तो बीटा लिंक बनेगी C1C4 पर। सुक्रोज की बनती है C1C4 पर अल्फा लिंक, यहां बीटा लिंक बनती है, क्यों? ये बीटा ग्लूकोज का मामला है, ठीक। आगे चलते हैं, अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं। अमीनो एसिड में अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के, मतलब एक प्रकार के अमीनो एसिड में 3 टाइप हैं। जैसे
अल्फा अमीनो एसिड की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा पर NH2 लगा है तो ये अल्फा अमीनो एसिड है। अब इस R में अगर COH है तो एसिडिक अमीनो एसिड, इस R में अगर NH2 है तो बेसिक अमीनो एसिड, इस R में ना तो COH है ना ही NH2 है तो न्यूट्रल अमीनो एसिड। 3 प्रकार के हमारे अमीनो एसिड हो जाते हैं। कुछ अमीनो एसिड के आपको नाम ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना, तो ये मैंने कुछ लिख रखे हैं, आप ध्यान रखना। CH2PHOH लगा दिया अगर मैंने R की जगह तो टायरोसिन बोलते हैं उसको, TYR टायर बोलते हैं। CH2H सैर होता है, H वाला ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ये। मिथाइल आ गया तो अलानिन। जहां पर स्टार नहीं लगा वो नॉन असेंशियल है, और जहां पर स्टार लगा है वो असेंशियल अमीनो एसिड है, जैसे फिनाइल अलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है ना, असेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। यहां पर CH2PH होता है, यहां CHME2 होता है, यहां CH2CHME2, यहां ETCHME। इस तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, ये अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, इसमें एडेड है, आपको ये याद रखने हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो ज्यूटर आयन वाली बात है, ध्यान से देखना जरा। ज्यूटर आयन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास ज्यूटर आयन लिखा है RCHNH3+ और यहां CO-। ज्यूटर आयन यही होगा, इसका H+ उसके बाद चला जाएगा। अगर मान लो मैंने इसमें H+ डाला तो कौन लेगा H+, ये लेगा, तो ये बनाएगा RCHNH3+ और ये COH, सही बात है। तो ये है कैटायनिक फॉर्म। उल्टा चलूंगा तो OH- लाना पड़ेगा, अगर मैं यहां उल्टा चलूंगा तो OH- लाना पड़ेगा, NH3+ से H+ निकाल लेगा तो ये बना लेगा एनायनिक फॉर्म, ठीक है। और अगर मैं सीधे चलूंगा तो H+। अब मुझे बताओ जरा, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, बताओ क्या हो रहा है, H+ डाल रहा हूं मैं, यानी कि pH में क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, pH कम कर रहा हूं यानी कि लेफ्ट टू राइट pH डिक्रीज हो रही है। ये कौन सा फॉर्म है, एनायनिक फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म है, ज्यूटर आयनिक फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म है, कैटायनिक फॉर्म है, ठीक है। अब आपसे सवाल पूछा सकता है कि लो पीएच पर क्या एग्जिस्ट करता है, पीएच कम होती जा रही ना, तो आपको बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है यहां पर। आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है, आज कैटरीना हिल स्टेशन पर है, एनायनिक में हाई, मतलब हाई पीएच में एनायनिक, इंटरमीडिएट पीएच में ज्यूटरायनिक, लो पीएच में कैटायनिक, ठीक है। और अगर कभी आपको पीआई निकालना है जो कि होता है पीएच एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आपको दोनों ग्रुप के पीके वैल्यू दे रखी होंगी, दोनों का एवरेज निकाल लेना, एम्फीप्रोटिक स्पीसी के लिए ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये अगर कभी आपको पीके दे रखी है तो एवरेज निकाल लेना आप। कुछ इसके ओपी पॉइंट देख लो अल्फा अमीनो एसिड के, जैसे मोस्ट अकरिंग अमीनो एसिड जो है वो एल फैमिली से बिलोंग करते हैं यहां पर, ठीक है। ग्लाइसिन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाई एमपीबी क्योंकि सॉल्ट लाइक नेचर होता है ना, कैटायनिक एनायनिक हो गया। वाटर सॉल्युबल है, सॉल्ट लाइक, बिहेव लाइक सॉल्ट। अल्फा अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं प्रोटीन के, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अल्फा अमीनो एसिड क्योंकि ये प्रोटीन के मोनोमर होते हैं, ठीक है। ये कहानी है। पेप्टाइड की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लो मेरे पास डाई पेप्टाइड में समझा रहा हूं, अलागिलाई, तो कैसे बनाते हैं इसको, अलानिन होता है एमी CHNH2, जो पहले लिखा है उसका COOH बाहर लेना है, जो बाद में लिखा है उसका NH2 का H बाहर लेना है ना। तो मैं ऐसे बना रहा हूं इसको, और मैं क्या करूंगा, यहां से पानी निकाल दूंगा, तो मेरे पास एक डाई पेप्टाइड बनता हुआ नजर आएगा, है ना। ये है मेरे पास एक डाई पेप्टाइड, और इसको बोलूंगा मैं पेप्टाइड लिंक, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज इसका नाम है। तो पेप्टाइड लिंकेज वो लिंकेज होती है जिसके हाइड्रोलिसिस से अल्फा अमीनो एसिड आपको मिले, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड मिले, वो पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। ऐसे आप ट्राई पेप्टाइड में 3 पेप्टाइड को मिला के कर लोगे तो 2 पेप्टाइड लिंकेज बन जाएंगी, ठीक। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये प्रोटीन 2 प्रकार के हैं, एक है फाइब्रस और एक है ग्लोबुलर। ये मायोग्लोबिन होता है, ये कोलाजन होता है। केराटिन वगैरह एग्जांपल ध्यान रखना, केराटिन हो गया, मायोसिन हो गया, मसल्स में होता है, ये हेयर, वूल और सिल्क में होता है। इनसॉल्युबल होता है, हेयर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये सॉल्युबल होता है, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन 51 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, एंजाइम्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के प्रोटीन ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में बात करूं तो बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड में जब पानी निकल जाता है तो बहुत सारी पेप्टाइड लिंकेज बन रही होंगी, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं हेलिक्स फॉर्म में लिख लूं, ठीक है, हेलिक्स फॉर्म में लिख लूं, और एक अमीनो एसिड का कोई पार्ट दूसरे वाले के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा होगा तो वो अल्फा हेलिक्स हो जाएगा,
और अगर शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो बीटा पिलीटेड शीट बोलते हैं इसको, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होता है। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लोगे टर्सरी हो जाएगा, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर लोगे तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 प्रकार के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर आगे नहीं टूटता है। डीनेचुरेशन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। कैसे टूट सकता है? आप हीट कर दो, पीएच चेंज कर दो, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दो, तो हायर वाले अमीनो एसिड सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी में, है ना। जैसे कोआगुलेशन ऑफ एग व्हाइट, ये एग्जांपल है डीनेचुरेशन का। कर्लिंग ऑफ मिल्क हो गया, ठीक है। और बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है मिल्क में, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन। तो ये उन्होंने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ के लिख दिया है ना। तो इसको डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन में अगर देखें तो न्यूक्लिक एसिड जो है उसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड मिलकर कैसे बनता है? इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, शुगर होता है, ठीक है, बेस होता है और फॉस्फेट होता है। 3 टाइप के कंपोनेंट, है ना। फॉस्फोडाइस्टर होता है एक्चुअल में इसमें, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर यहां पर दिखता है। शुगर अगर आपकी राइबोस है तो आरएनए है, डीऑक्सी राइबोस है तो डीएनए है। बेस जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में अलग होते हैं और आरएनए में अलग होते हैं। अगर मैं बेस के बारे में बात करूं, ठीक, तो मैंने जैसे याद रखा, मैंने ऐसा याद रखा है, आगरा कैंट दूर नहीं है, ठीक है। तो आरएनए में है ए जी सी और यू और डीएनए में ए जी सी और टी, ठीक है। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में। तो यहां पर एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि कौन सा बेस आरएनए में प्रेजेंट है, डीएनए में नहीं है, और कौन सा डीएनए में प्रेजेंट है, आरएनए में नहीं है, ठीक है। तो ये बेस होते हैं, इनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड की यूनिट मिलकर न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है, ठीक है। तो यही वाली बात यहां पर थी। देखो जरा, अगर मैं डीएनए आरएनए को हाइड्रोलाइज कर दूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? पेंटोस शुगर मिल जाएगी, फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस मिल जाएगा, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर है वो बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस है। ये जो है ना राइबोस का स्ट्रक्चर है बीटा वाले का, OH ऊपर है ना तो बीटा है। अगर मैं सेकंड वाले पर इस O को हटा दूं, यानी कि ये कार्बन एक कायरल कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ राइबोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कितने कायरल है? 1 2 3 4। लेकिन डीएनए में कितने हैं? 1 2, डीएनए की शुगर में 3, ठीक है। तो ये 3 कायरल यहां पर होते हैं। तो ये आरएनए की शुगर होती है, डीएनए की शुगर होती है, ठीक है। बेस की अगर मैं बात करूं तो 2 यहां पर प्यूरिन डेरिवेटिव वाले हैं, एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। ये प्यूरिन वाले होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन वाले होते हैं, ये प्यूरिन डेरिवेटिव, और बाकी 3 pyrimidine डेरिवेटिव में। साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, ये डीएनए में, साइटोसिन और यूरासिल हो गया वो आरएनए में होता है। तो ये बेसिस ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है? न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर होती है, बेस होता है, फॉस्फेट नहीं होता, इसमें फॉस्फेट होता है न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड की बात करें, जैसे डाई पेप्टाइड बनाया था, एक न्यूक्लिक एसिड यहां बना दिया, दूसरा यहां बना दिया, दोनों के बीच में लिंक कर दिया 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कौन सी? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज इसमें प्रेजेंट होती है। तो डाई न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से बनता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दो तो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर में जो काम की बात है वो ये है कि इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेसिस के पेयर के बीच में, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो ए के और टी के बीच में डबल बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है इसका। विटामिन की बात करें तो अलग अलग टाइप के विटामिन हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कीड़ा, ठीक है, और वाटर सॉल्युबल ये होते हैं। इसमें से विटामिन B12 में जो बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता है, ठीक है। कुछ इसके फंक्शन वगैरह है वो ध्यान रखना, जो कि यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये विटामिन आपको ध्यान रखने, यूजुअली आप लोगों को याद रहते हैं। एंजाइम्स की अगर मैं बात करूं तो एंजाइम बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। मिलियंस ऑफ द रिएक्शन को एंजाइम कैटेलाइज करता है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी से बहुत सारी रिएक्शन होती है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। लॉक एंड की मॉडल होता है, इसमें जो सबस्ट्रेट है वो एक लॉक की तरह काम करता है और एंजाइम उसकी चाबी है, उसमें फिट हो जाता है और डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट का निर्माण करता है। हर एक रिएक्शन के लिए एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और वो एंजाइम्स आपको ध्यान रखने होते हैं। कई सारे आपको पहले से याद होते हैं, जो नहीं हो वो ध्यान रख लेना। जैसे यूरिज होता है, यूरिया से अमोनिया और CO2 बनाता है। माल्टेज होता है, माल्टोज से ग्लूकोज बनाता है। इन्वर्टेज तो आपने याद कर ही लिया है। जाइमेज भी याद कर रखा आपने, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज से,
ठीक है, तो ये वाली कुछ और एंजाइम्स है, इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी हार्मोन्स के बारे में मुझसे बेहतर तो आप लोग जानते ही हैं, तो ये हार्मोन्स की कुछ टाइप है वो देख लेना। चलिए आइए कुछ सवाल हो जाए आपसे, आओ जरा। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहे हैं? यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू 1 प्राइम पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बताओ, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट 5 प्राइम पोजीशन ऑफ द शुगर वी गेट न्यूक्लियोटाइड। बताना जरा, बोलो। फास्फोरस एसिड नहीं होता, फास्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, फास्फोरस एसिड नहीं होता, फास्फोरिक, याद करो। फास्फोरिक एसिड का होता है, तभी तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनती है। बोलो, बताओ जरा, क्या लग रहा है? सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, क्यों? फास्फोरस एसिड जो है वो फास्फोरिक होना चाहिए यहां पर। ठीक है, अगला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं, बिल्कुल सही है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड, नहीं, ये प्रोटीन होते हैं, है ना। एंजाइम्स पॉलीसैकेराइड नहीं होते, पॉलीपेप्टाइड आप बोल सकते हो। अब ये वाली चीजें तो तुम्हें पता ही होंगी। आरबीसी डेफिशिएंसी किस वजह से होती है? विटामिन बी 12। ठीक है, अगला, कौन सा ग्लूकोज के लिए सत्य नहीं है? ठीक है, इट कंटेन 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 4 तो होते हैं 2 डिग्री वाले OH और एक होता है 1 डिग्री वाला, सबसे नीचे वाला। इट इज रिड्यूसिंग शुगर, बिल्कुल सही है। एल्डोपेंटोस नहीं, एल्डोहेक्सोस होता है ये। ठीक है, नॉट वाला है तो सी आ जाएगा। सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है? बताओ, सुक्रोज हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज देता है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है इसमें? अलानिन न्यूट्रल है, मिथाइल होता है। टायरोसिन में CH2PHOH होता है, न्यूट्रल है। लाइसिन में NH2 होता है आर ग्रुप में, तो ये बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें पता होंगी तो कर लोगे आप आराम से। नॉन असेंशियल अमीनो एसिड चाहिए आपको, अलानिन हो जाएगा नॉन एसेंशियल में। ठीक है, अगला देखो जरा, कौन सा कंपाउंड ज्यूटराइन बना सकता है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है, ज्यूटराइन बना सकता है। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है? बताओ। अमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंक एंड 1,6 अल्फा लिंक। अमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंक 1,6 बीटा लिंक, तो हटा ही दो। ठीक है, गैलेक्टोज भी हटा दो, बीटा लिंक भी हटा दो, बस यही आ गया, है ना। बीटा लिंक कहां से होती है भाई? अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन सुक्रोज के हैं, सुक्रोज में अल्फा लिंक होती है। अगला देखें जरा, द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ द नेम्स। अच्छा, ये हो गया भाई साहब डी, और OH सेम साइड तो इराइथ्रोस। ये हो गया OH लेफ्ट साइड तो ये थ्रियोज हो गया, लेकिन डी है, OH राइट साइड है। ये एल हो गया, ये एल हो गया, ये इराइथ्रोस हो गया, ये थ्रियोज हो गया। डी इराइथ्रोस, डी थ्रियोज, डी इराइथ्रोस, डी थ्रियोज, ये आ जाएगा लास्ट वाला। एल इराइथ्रोस, एल थ्रियोज। OH सेम साइड तो इराइथ्रोस, अपोजिट साइड तो थ्रियोज होता है। बेटा एनिलीन ज्यूटाराइन थोड़ी बनाएगा, कैसे बना लेगा? एक ही तो ग्रुप है उसमें, बेसिक ग्रुप, है ना। अगला देखो जरा, बताओ जरा, इन प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड आर लिंक्ड टुगेदर। बताओ, वेरियस अमीनो एसिड किससे जुड़ते हैं? पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ते हैं। ग्लाइकोसिडिक अमीनो एसिड में कहां से आ गई? ग्लाइकोसिडिक तो कार्बोहाइड्रेट में होती थी, है ना। अगला बता दो जरा, विच वन गिवन बिलो इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? सुक्रोज होती है नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, सुक्रोज होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अगला बताओ, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए। बताओ, द सुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज अराबिनोज, गलत बात। आरएनए में राइबोज होती है, इन सुगर इन डीएनए 2 डीऑक्सी यही आ गया, करेक्ट पूछा है ना। ठीक है, अगला,
डी प्लस ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन एंड ईल्ड ऑक्साइड, बताओ। HOH HOH OHH HOH है ना, HOH HOH OHH ये आ जाएगा, देखो ठीक है। अगला बताओ, ग्लूकोज और मनोज क्या है आपस में, एपीमर है ये, ग्लूकोज मनोज C2 एपीमर है, सेकंड वाले कार्बन पे स्विच होता है H और OH। अगला, द टर्म एनोमर ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन 1 एंड 4 कार्बन, गलत बात है। अ मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, गलत बात। एन एंशोमर ऑफ ग्लूकोज, गलत बात। आइसोमर ऑफ ग्लूकोज दैट डिफर एट द C1 कार्बन, बिल्कुल सही है एनोमर्स के बारे में, C1 कार्बन पे चेंज होता है। अगला बताएं, करेक्टली मैच कौन सा, सुक्रोज मोनोसैकेराइड है, नहीं। फ्रक्टोज एल्डो शुगर है, नहीं। ग्लूकोज म्यूटारोटेशन दिखाता है, सही बात है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, रिड्यूसिंग नहीं होता। अगला बताएं जरा, पिरिमिडीन बेसिस कौन से होते हैं, एडेनिन ग्वानिन होते हैं प्यूरिन, ठीक है। साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल ये होते हैं पिरिमिडीन, और आरएनए में कौन से होते हैं, ये वाले है ना, साइटोसिन और यूरासिल, सी आ जाएगा। साइटोसिन देखो, स्टार्टिंग के दो होते हैं प्यूरिन, ये वाले होते हैं पिरिमिडीन, ये दोनों होते हैं आरएनए में, और ये होता है डीएनए में थाइमिन, है ना। चलिए एक सवाल और है आपके लिए, बताएं जरा। वी हैव टू सैंपल ऑफ डीएनए, ध्यान से देखना, पहला सैंपल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 340 है, दूसरा सैंपल है जिसका 300 है। अब आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, बताओ। देखो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तभी होगा जब बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो सैंपल 1 में मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा तो बॉन्डिंग स्ट्रांग है, और बॉन्डिंग तभी स्ट्रांग होगी जब आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होंगे। तो अगर मैं ऐसे देखूं, यहां डबल बॉन्ड होता है, यहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि सैंपल 1 में G और C होगा, क्यों, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। सैंपल 1 में G और C होगा कंपेरिजन टू सैंपल 2, ठीक है, मोर होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनता है इनके बीच, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है।